नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ईएसआईसी सेकंड शिफ्ट 2019 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें 21 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। उन क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 21 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो 22 क्वेश्चंस है, द अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव क्लॉथ टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ टू डिफेंस मैकेनिज्म। इसने इस क्वेश्चन में साइकेट्रिक की डिफेंस मैकेनिज्म पूछी है, जिसमें कि आपको ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने कंपनसेशन दिया है, डिनाइल दिया है, कन्वर्सन दिया है एंड डिसोसिएशन दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे इसमें कंपनसेशन आपको पता होना चाहिए, डिनाइल आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए और डिसोसिएशन पता होना चाहिए। फिर आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर मैं बोलूँ कंपनसेशन क्या है, डिनाइल क्या है, कन्वर्जन क्या है, डिसोसिएशन। सबसे पहले अगर हम डिसोसिएशन देखते हैं तो ये एक आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब डिसोसिएटिव फ्यूग आपने पढ़ा होगा, तो वो इसका आंसर नहीं हो सकता। कन्वर्जन क्या होता है, एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है फीमेल का, जो कि इसका आंसर नहीं है। डिनाइल भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि डिनाइल में क्या होता है, आदमी कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाती है, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करता है, तो उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इच। तो इसमें टर्सरी हेल्थ केयर हो गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर ऑप्शन में है, प्राइमरी हेल्थ केयर ऑप्शन में है, प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर इसमें ऑप्शन में है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर प्रीमोर्डियल एक हेल्थ केयर सिस्टम भी होता है और प्रिवेंशन भी है, तो इसका आंसर नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर। क्योंकि टर्सरी हेल्थ केयर में क्या आता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वो इसमें आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जैसे 24 क्वेश्चन है इसमें। अ प्लेन दैट पासेस थ्रू ए मिड लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। तो वो बोलना चाहता है कि ऐसा कौन सा अगर आप डिवाइड करेंगे, कौन सा आप ऐसा डिवाइड करेंगे जिसमें अगर जैसे ये ह्यूमन बॉडी है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ऐसा उसमें पूछा है। तो इसका आंसर जैसे कॉर्नल सूचर क्या होता है, जो कॉर्नल सूचर होता है उसके जो रिगार्डिंग जाता है वो कॉर्नल सूचर होता है। पैरासेजाइटल क्या है, ऑब्लिक क्या है, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉर्नल में क्या होता है, तो कॉर्नल में क्या होता है कि जो बॉडी है उसको फ्रंट में और बैक साइड में डिवाइड करने का काम रहता है, अगर हम कॉर्नल प्लेन पे काटेंगे तो इसलिए इसमें मिड सेजाइटल स्प्लेन आता है, जो कि लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ज मेथड एंड मैथ्यू डंचन मेथड डिस्क्राइब। तो आपको सुल्ज मेथड बताना है और डंचन मेथड के अगर बारे में पता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट हो गया, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ फीटस हो गया, या मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी प्रोसेस हैं, डुल्च मेथड एंड मैथ्यू डंचन, ये दोनों टाइप हैं किसके, मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सुल्ज मेथड क्या होता है और सुल्ज मेथड क्या होता है और डंचन मेथड क्या होता है। तो जो सुल्ज मेथड होता है वो क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो अम्ब्रेला जैसे उल्टा अम्ब्रेला हो जाता है, उसके जैसे आकार में अगर वो डिटैच हो रहा है तो हम उसको सुल्ज मेथड बोलेंगे। यहाँ पे सेंट्रल डिटैचमेंट देखने को मिलता है। लेकिन मैथ्यू डंचन में क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट होगा, जो कि किनारे से डिटैच होगा। तो ये इसका आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर आल्सो नॉन एज। तो न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, तो उनका टर्मिनोलॉजी है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग की है वो है न्यूरोलेप्टिक ड्रग। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। एंटीलेप्टिक नहीं है, हिप्नोटिक नहीं है, एंटीडिप्रेसेंट। तो एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं वो एपिलेप्सी में काम आते हैं, हिप्नोटिक्स होते हैं वो हिप्नोटाइज करने में काम आएंगे और डिप्रेशन के लिए एंटीडिप्रेसेंट देते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अमोंग द फॉलोइंग बोन दैट बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसी कौन सी अमोंग द फॉलोइंग बोन दैट बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, जिसने भी अपने लिम्स हैं, 4 लिम्स हो गया, हैंड हो गया, फुट हो गया, इन सब चीज़ को छोड़कर एक्सेप्ट करके अगर जो भी बॉडी में बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन। अब इसमें ऑप्शन है ह्यूमरस हो गया, टार्सल हो गया, पटेला हो गया, हाइड हो गया। तो आपको इसमें पता चल रहा है कि जो ह्यूमरस है वो मतलब हाथ में पाई जाती है, टार्सल लेग्स में होती है, पटेला भी लेग्स में होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी, हाइड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है
28 है द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। अब इसमें पूछा है कि बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्स पाल्सी क्या है, क्योंकि बेल्स पाल्सी एक ऐसी डिजीज है जिसको हम फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं। अगर हम इसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो फेशियल मसल्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। ड्रॉप मतलब फॉल डाउन हो जाती हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे स्वेलिंग प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट खाना खाने में प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, तथा वो पफ नहीं बना पाता। ठीक है, पफ नहीं बना पाएगा, ऐसे मुंह फुला के हवा नहीं भर पाएगा वो, क्योंकि उसकी मसल्स वीक हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें आई ऑल्सो अफेक्ट होती है, और आई इतनी अफेक्ट होती है अगर आपने उसको इम्पोर्टेंट केयर में नहीं देखा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे। तो अगर आई की अगर बेल्स पाल्सी में, तो इंपॉर्टेंट केयर में क्या होगा, आपको आई की केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आई में अल्सर हो जाएंगे जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। 29 क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ग्रुप ऑफ आइडिया और स्टेटमेंट। मतलब ये कुछ ऐसे थॉट होते हैं, कुछ ऐसे आइडिया होते हैं जो कोई काम स्टार्ट करने से पहले आदमी अपने मन में थॉट सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 30 द डिपोलराइजेशन इन नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तो डिपोलराइजेशन क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होते हैं, और रिपोलराइजेशन में इसके जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, सोडियम चैनल तो ब्लॉक हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। अब इसमें 31 क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू आईजी मीडिएटेड कॉल्ड। तो ये टाइप 4 रिएक्शन क्या होती है, टाइप 3 रिएक्शन क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, और टाइप 1 क्या होती है। तो वो चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे इसमें टाइप 4 लिखा है, तो टाइप 4 में क्या होता है कि डिलेड रिएक्शंस होती हैं, जो कि किसके थ्रू होती है, सेलुलर रेस्पॉन्स के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। नेक्स्ट आती है इसमें टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको हम टाइप 3 में रखते हैं। और टाइप सेकंड में क्या आएंगे, जो आईजीएम और आईजीजी की जो एंटीबॉडी हैं उनके थ्रू जो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होंगी उनको हम टाइप 2 में रखते हैं। तो टाइप फर्स्ट में क्या आएगा, फिर टाइप फर्स्ट में वो आएंगे जैसे सेल मीडिएटेड या फिर रिएक्शन मीडिएटेड आईजीई एंटीबॉडी होती हैं, वो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनरा दैट नीड प्रीडॉक्सल फॉर ग्रोथ। इसमें ऑप्शन दिए हैं एंटेरोकोकस हो गया, पेडिकोकस हो गया, ग्रेनुलिकेटेला हो गया, और एरियोकोकस हो गया। तो जेनरा जो कुछ प्रीडॉक्सिल फॉर ग्रोथ का मतलब होता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है जो प्रोडक्सिकल किसमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है 3 ग्रेनुलिकेटेला। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हम इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो ग्रेनुलिकेटेला फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल इसको रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, या फिर अगर हम बोलें तो इसको स्पेसिफिक डाइट चाहिए एक ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, तो ये कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 इन नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट ए बर्थ एट एज ऑफ 1 ईयर इज। तो हमको इसमें बताना है कि ऐसा मतलब जो 1 साल के बाद बच्चे की जो लेंथ होती है वो कितनी बढ़ जाती है और वो कितनी % बढ़ जाती है, इसमें परसेंटेज बताया है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे की नॉर्मल लेंथ होती है वो जब बच्चा पैदा होता है तो 50 सेंटीमीटर होती है, और आफ्टर 1 ईयर वो कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है। 75 हो जाती है, तो 50 का 75 में 20% 25 सेंटीमीटर का क्या हुआ है, प्लस हुआ है। अगर ये प्लस हुआ है तो मतलब 50 का 25 क्या हो गया, 50% हो गया। तो इसलिए इसका आंसर 50% जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन अवर बॉडी। तो इसमें दिया है बैरोरेसेप्टर मैकेनिज्म्स, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ इंक्रीज हो रही है वो उसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग काम करे।
जबकि बैरो रिसेप्टर होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक पर काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही कैरोटिड आर्टरी पर प्रेशर लगेगा तो वो उसमें बीपी कम करते हैं। लाइक रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का भी नेगेटिव फीडबैक के ऊपर काम करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन भी नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ ये आपको पॉजिटिव फीडबैक में काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही बॉडी में बढ़ता है तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन को, और रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और उसके थ्रू क्या हो जाती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, डी, ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। 35 क्वेश्चन है, रिपीटेड involuntary or intentional passes of feces by child in inappropriate places after the age when bowel control is normally expected is called। तो इसमें वो पूछता है कि इनवॉलेंट्री या इंटेंशनली अगर कोई बच्चा पासिस कर रहा है, किसको, स्टूल पास कर रहा है, कब, जब उसका बॉवल कंट्रोल उसमें क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो वो एक टर्मिनोलॉजी है इंकोपरेसिस, जिसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाइट स्वेट में रात को पसीना आ जाता है बच्चे को, एनुरेसिस में वो यूरिन पास आउट करता है अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड टाइम और अनएक्सपेक्टेड प्लेस के अकॉर्डिंग। नाइट में इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंकोपरेसिस। ये एक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेजेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पूछा है उन्होंने, कौन सा इसमें सबसे अच्छा या फिर कौन सबसे करेक्ट इसमें डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने कि करेक्ट ऑर्डर पूछा है उन्होंने किसका, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। तो जैसे मैंने इसमें डायग्राम बनाया है, ये लैग फेज हो गया, इसमें एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया और डिक्लाइन फेज हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि लैग फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, स्टेशनरी फेज में क्या होता है, डिक्लाइन फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि जो तो लैग फेज में क्या होने वाला है, इसमें कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो कि एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं होती, मतलब थोड़ा सा रहता है, तो उसको हम लैग फेज बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेट कंडीशन और फेवरेबल कल्चर मिलता है तो वो एकदम से बहुत मतलब स्पीडली ग्रो करता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो एक स्टेशन पे आके, ये स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे आके वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा रुक जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको डिक्लाइन फेज बोलते हैं। तो ये कुछ क्या थे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के कुछ कंपोनेंट थे जो हम इसमें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पाल्पेटिंग द ट्रैकस ऑफ ऑरिकल्स, वो कॉजेज पेन द प्रॉब्लम इज। तो आप अगर ट्रैकस और ऑरिकल को अगर आप पाल्पेट कर रहे हैं और वहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो किस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें इंडिकेशन पूछी है उन्होंने। तो इसमें ऑप्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस एक्सटर्ना है, फेरेंजाइटिस है और साइनोसाइटिस है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। आपको डिजीज के बारे में रिस्क है इस डिजीज की, ऐसे कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, या कौन सी स्टडी में आपको रिलेटिव रिस्क दिखाई देती है डिजीज की। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया, केस स्टडी हो गया, केस कंट्रोल स्टडी हो गया, कोहर्ट स्टडी हो गया। तो चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना था, जिसमें कोहर्ट स्टडी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 39, द थर्ड फेज ऑफ बॉडी एडॉप्टेशन स्ट्रेस। तो बॉडी अडोप्टेशन की जो स्टेज है उसमें पूछी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी था, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था। तो जो इसकी थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है, वो आपको इसमें बताना है। तो रेजिस्टेंस इसमें सेकंड होता है, रिएक्शन नहीं होता है, डिबाउंड नहीं होता है, एग्जॉस्टन इसका आंसर होगा। क्योंकि फर्स्ट फेज में अलार्म आता है, सेकंड में रेजिस्टेंस आता है और थर्ड में क्या होता है, एग्जॉस्टन आता है। अब एग्जॉस्टन में होता क्या है कि जब पेशेंट या फिर कोई क्लाइंट कोई स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है या फिर उसको वो डील नहीं कर पा रहा है, तो वो कोलैप्स होने जैसा हो जाता है या फिर एग्जॉस्ट हो जाता है उसमें जाके। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। 40 क्वेश्चन है इसमें, व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्यून बीइंग बॉर्न। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर बच्चा ट्विंस पैदा हो रहे हैं तो वो लॉक होने की पॉसिबिलिटी कौन सी कंडीशन में होने की संभावना है। तो ये इसमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्यून्स हो गए। सेकंड ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ट्यून है सेफेलिक एंड सेकंड ट्यून हैज ब्रीच प्रेजेंटेशन। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट ट्यून हैज ब्रीच एंड द सेकंड ट्यून हैज सेफेलिक प्रेजेंटेशन एंड फ्रैटर्नल ट्यून। ऐसा उसने इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसमें देखते हैं डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक
सिम्बियोटिक ट्यून्स क्या होते हैं। तो जिसमें दो कोरियंस और दो अम्नियंस अगर दो अलग अलग बनेंगी तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होंगी किसकी, बच्चे को लॉक होने की। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ट्यून हैज सिपेलिक एंड सेकंड ट्यून हैज ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो अगर फर्स्ट बच्चा सिपेलिक प्रेजेंटेशन का है और सेकंड ब्रीच प्रेजेंटेशन का है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं होंगी किसकी, लॉक होने की, क्योंकि अगर पहले हेड पास आउट हो जाएगा उसके बाद दूसरे का अगर ब्रीच आ रहा है तो उसमें लॉक नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इसमें पैरेंटल, जो कि फादर की तरफ से जो ट्यून्स होते हैं, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट ट्यून हैज ब्रीच एंड द सेकंड ट्यून हैज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, अगर पहला बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है और सेकेंड अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, तो उन दोनों में पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होंगी, लॉक होने की इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो आप बने रहिए इसी तरह, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम आपको अपलोड कर देंगे।